हेलो स्टूडेंट्स, आज हम निर्धनता के दुष्चक्र का समाधान और निर्धनता के दुष्चक्र की आलोचना का टॉपिक जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि निर्धनता का दुष्चक्र आखिर होता क्या है। निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत जो रेगनर नर्क्से ने दिया था, उन्होंने बताया था कि निर्धनता का दुष्चक्र जो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं इस प्रकार से क्रिया और प्रतिक्रिया करती है कि वो लगातार एक देश को निर्धनता की अवस्था में बनाए रखती है। तो निर्धनता का दुष्चक्र जो उसके अंदर जो है, उसकी शुरुआत भी निर्धनता से होती है और उसका अंत भी निर्धनता में ही होता है। यानी इसके अंदर जो है एक देश के अंदर लगातार निर्धनता बनी रहती है। और अगर हम इस निर्धनता के दुष्चक्र को ध्यान से देखें तो एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि निर्धनता जो है दोहरा कार्य करती है। एक तरफ निर्धनता कारण भी है, यानी एक देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है, और दूसरी तरफ निर्धनता जो है परिणाम भी है, क्योंकि निर्धनता के कारण जो है एक देश लगातार निर्धन बना रहता है। तो निर्धनता कारण भी है और परिणाम भी है। रेगनर नर्क्से ने कहा है, एक देश निर्धन इसलिए है क्योंकि वह निर्धन है। यह बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे एक व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण बीमार है और बीमार होने के कारण वह शारीरिक रूप से कमजोर है। तो इसमें यह पता नहीं चल रहा कि कौन सा कारण और कौन सा परिणाम है, क्योंकि जब एक व्यक्ति शरीर से ठीक नहीं है, कमजोर है, तो उसके कारण जो है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा और वो बीमार हो जाएगा। और जब एक व्यक्ति बीमार हो जाएगा तो वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा, उसकी आय कम होगी, और आय में कमी होने के कारण वो अच्छा भोजन नहीं ले पाएगा, अच्छी चिकित्सा की सुविधाएं नहीं ले पाएगा, और इसलिए वो लगातार जो आगे बीमार और बना रहेगा। और बीमार रहने के कारण फिर से वो शारीरिक रूप से कमजोर बना रहेगा, क्योंकि वो जो कम आय के कारण जो है अच्छा भोजन और अच्छी चिकित्सा की सुविधाएं नहीं ले पाता, जिसके कारण उसका शरीर कमजोर होता चला जाता है। और यही जो है सेम बात जो निर्धनता में भी लागू होती है कि एक निर्धनता की अवस्था जो होती है वो एक देश को लगातार निर्धन बनाए रखती है। तो निर्धनता कारण भी है और परिणाम भी है। क्या निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ना जरूरी है? निर्धनता का दुष्चक्र एक सत्य है, किंतु यह पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य यह है कि ये बात सच है कि निर्धनता निर्धनता को जन्म देती है, और एक बार एक देश निर्धन होता है तो अगली अवस्था में वो निर्धनता की अवस्था में जब पहुंचता है, यानी दूसरी बार अगर अपन निर्धनता को देखते हैं तो निर्धनता जो है और अधिक व्यापक रूप से और अधिक गंभीर रूप से जो है उस देश के अंदर पाई जाती है। यानी लगातार निर्धनता जो है संचयी रूप से आगे बढ़ती है कि हर बार निर्धनता का जो स्तर है वो पहले से अधिक भयंकर होता चला जाता है। अधूरा सत्य इसलिए है कि एक निर्धन देश सदा निर्धन नहीं रह सकता। अर्थात ये जो मिथक है कि एक निर्धन देश है वो निर्धन ही रहेगा, सही नहीं है। एक निर्धन देश जो है वो अपनी निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ सकता है और उसको तोड़ करके जो है निर्धनता से बाहर आ सकता है। यानी निर्धनता का दुष्चक्र जो कोई असाध्य चीज नहीं है, इसको जो है तोड़ा जा सकता है। आज विश्व के विकसित देश, चाहे आप अमेरिका की बात करें, चाहे हम इंग्लैंड की, फ्रांस की, रूस की, जर्मनी की, जापान की, किसी भी देश को ले लीजिए, ये सारे के सारे देश जो शुरुआत में अल्प विकसित थे, यानी वहाँ पर भी निर्धनता का दुष्चक्र विद्यमान था, लेकिन उन्होंने जो है इस प्रकार से अपने आर्थिक विकास के लिए प्रयास किए कि वो जो है निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने में सफल हुए। तो अगर आप विकसित देशों के उदाहरण देखें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि निर्धनता का दुष्चक्र जो असाध्य नहीं है, उसको तोड़ा जा सकता है। अविकसित देशों का विकसित होना है, अलग विकसित देश है, अगर उनको भी विकसित होना है, अपने विकास को प्राप्त करना है, तो उसके लिए जो है निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ना जरूरी है। बिना निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़े कोई भी देश जो अपने आर्थिक विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। अब निर्धनता के दुष्चक्र को हम कैसे तोड़ें, ये एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकसित देश इस बात का परिणाम है कि निर्धनता का दुष्चक्र जो है अजेय नहीं है, यानी इसके ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसको आसानी से तो नहीं, लेकिन अच्छे और जो है बड़े प्रयासों के परिणाम स्वरूप इसको तोड़ा जा सकता है। जिस प्रकार हम किसी भी समस्या का अगर समाधान करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस समस्या के कारणों को जानना होता है, क्योंकि
जो समस्या के कारण है उसी के अंदर जो समाधान छिपा होता है। तो अगर हम निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ना चाहते हैं तो इस निर्धनता के दुष्चक्र का जो समाधान है वो इसी के कारणों में ही छिपा हुआ है। तो अगर हम इनके कारणों को दूर कर दें, जिन कारणों से निर्धनता का दुष्चक्र जो है विद्यमान रहता है, तो निर्धनता का दुष्चक्र टूट जाएगा और एक देश जो है विकसित हो जाएगा। तो इसके जो कारण हैं वो सबसे पहला कारण है बचत संबंधी कारण, दूसरा जो कारण है वह मांग संबंधी कारण, और तीसरा जो कारण है मानवीय संसाधन के पिछड़ेपन संबंधी कारण। यानी निर्धनता के दुष्चक्र के जो तीन पक्ष थे, पूर्ति पक्ष जो बचत से संबंधित कारण थे, मांग पक्ष मांग से संबंधित कारण थे, और पिछड़ेपन का जो दुष्चक्र था वो मानवीय संसाधन के पिछड़ेपन के कारण पैदा होता है। तो अगर हम इन तीनों प्रकार के कारणों को दूर करते हैं, निर्धनता के दुष्चक्र के जो तीन कारण है, अगर हम इनको दूर कर देते हैं तो निर्धनता का दुष्चक्र जो है टूट जाएगा। निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए निर्धनता के जो तीनों पक्ष हैं उन तीनों पक्षों का समाधान करना जरूरी है। निर्धनता के दुष्चक्र के जो तीन पक्ष कौन कौन से हैं? पूर्ति पक्ष है, मांग पक्ष है और मानवीय पिछड़ेपन का पक्ष है। तो इन तीनों पक्षों को जो हमें तोड़ना होगा, इन तीनों का समाधान करना होगा। तो अब हम निर्धनता के दुष्चक्र का जो पूर्ति पक्ष है उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। पहले हम देखते हैं कि निर्धनता के दुष्चक्र का जो पूर्ति पक्ष है किस प्रकार से सक्रिय होता है। आय का कम आय के स्तर के कारण जो बचत कम होगी, और बचत कम होने के कारण निवेश कम होगा, और निवेश की कमी के कारण जो है उस देश के अंदर पूंजी निर्माण कम होगा, और जब पूंजी निर्माण कम होगा तो उस देश के अंदर जो है उत्पादकता कम रहेगी, और उत्पादकता कम होगी तो उसके कारण आय कम होगी, आय कम होगी तो फिर से जो है बचत कम होगी, निवेश कम होगा, पूंजी निर्माण कम होगा, उत्पादकता कम होगी और फिर से आय कम हो जाएगी। तो इस प्रकार ये जो पूर्ति पक्ष का दुष्चक्र है ये चलता रहता है, और इसके जो मुख्य जो कारण है वह बचत का कम होना और निवेश का कम होना। तो अगर हमें इसका समाधान करना है तो हमें पहला प्रयास करना होगा कि बचत के स्तर को बढ़ाया जाए, और दूसरा प्रयास करना होगा कि बचत के स्तर के साथ साथ निवेश को भी बढ़ाया जाए। तो अगर हम ये दोनों प्रयास करते हैं और इनमें सफल होते हैं कि हम बचत को भी बढ़ा पाएँ और निवेश को भी बढ़ा पाएँ, तो जो निर्धनता का दुष्चक्र है उसका जो पूर्ति पक्ष है उससे संबंधित कारणों का समाधान हो जाएगा। अब बचत को कैसे बढ़ाया जाए? एक तो जो व्यर्थ का उपभोग है, जैसे भोग विलासिता की वस्तुएं होती है उनके ऊपर जो उपभोग व्यय किया जाता है, या जो गैर जरूरी उपभोग व्यय है उसके ऊपर जो है रोक लगा देनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति की जो इनकम होती है अगर वो व्यर्थ के उपभोग में चली जाएगी तो पीछे बचत कम रह पाएगी, और बचत कम होगी तो उसके कारण जो निवेश भी कम होगा। तो व्यर्थ के उपभोग के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। बचत बचत पर ब्याज दर को बढ़ाना चाहिए। ये जो है लोगों को बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति को जो है सरकार जो है जानबूझ करके बाध्य नहीं कर सकती कि उसको इतना बचाना ही बचाना है, लेकिन सरकार ब्याज दरों के माध्यम से उसको प्रभावित कर सकती है। तो अगर ब्याज दर को अधिक कर दिया जाएगा तो उसके कारण जो है लोग बचत अधिक करेंगे, क्योंकि अधिक ब्याज की दर के ऊपर जो उपभोग कम किया जाएगा तो बचत ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ब्याज की दरों को बढ़ा करके भी जो है बचत को बढ़ाया जा सकता है। विलासिता की वस्तुओं के उपभोग पर कर की दर को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जब अधिक मात्रा में टैक्स जो है लगेंगे विलासिता की वस्तुओं के ऊपर तो महंगी हो जाएगी, और महंगी जो वस्तुएं होती है उनकी मांग कम होगी, और जब मांग कम होगी तो उपभोग कम होगा तो बचत बढ़ेगी। अनिवार्य बचत योजना को लागू करना, कि अगर बहुत आवश्यक हो तो सरकार जो है अनिवार्य बचत योजना को भी लागू कर सकती है, कि जिसमें लोगों को जो लिए अनिवार्य कर दिया जाता है कि उन्हें कम से कम इतनी बचत करनी ही करनी है। जैसे भारत के अंदर पीछे जो है मिनिमम बैलेंस सिस्टम लागू किया गया था, कि बैंक के अंदर जो है एक व्यक्ति के अकाउंट में कम से कम जो है इतना में जो है बैलेंस होना चाहिए। तो वो क्या था? अनिवार्य बचत थी, कि एक व्यक्ति को जो उतनी बचत करनी पड़ेगी उतने अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे रखने ही रखने पड़ेंगे। इसी प्रकार की जो योजनाएं लागू की जा सकती है। अनिवार्य ऋण योजना को लागू करना, कि इसके अंदर सरकार जो है जनता से अनिवार्य रूप से ऋण ले सकती है, और जब जनता सरकार को ऋण देगी तो वो पहले बचत करेंगे तभी जो वो ऋण दे पाएंगे। तो अनिवार्य ऋण योजना को भी लागू किया जा सकता है। विदेशी पूंजी को देश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करके भी हम अपने देश के अंदर जो बचत है उस बचत की कमी को पूरा
कर सकते हैं, क्योंकि जब विदेशों से पूंजी हमारे देश में आएगी तो एक प्रकार से हमारे देश के अंदर इनकम का इंजेक्शन जो है वो लगेगा, और उस इंजेक्शन के कारण उस देश के अंदर जो है बचत का स्तर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम जो है बचत को बढ़ावा विदेशी पूंजी के माध्यम से भी दे सकते हैं। छिपी बेरोजगारी को दूर करके भी बचत को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, छिपी बेरोजगारी को दूर हम कैसे करेंगे? छिपी बेरोजगारी के अंदर जो है किसी भी काम के अंदर जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, उस काम के अंदर जो उससे ज़्यादा संख्या में व्यक्ति लगे होते हैं। मान लीजिए, किसी भी काम को करने के लिए 10 व्यक्तियों की ज़रूरत है, उसके अंदर जब 12 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो उन 2 व्यक्तियों की जो है उत्पादन के अंदर अगर हम योगदान की बात करें, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर उन 2 लोगों को कहीं और काम पर लगाया जाता है, तो उनको जो है अलग से इनकम मिलेगी। तो इस प्रकार जब इनकम बढ़ेगी तो उसके कारण जो बचत का स्तर है वो भी बढ़ेगा। तो छिपी बेरोजगारी को दूर करने के कारण देश के अंदर लोगों की जो है आय बढ़ती है, और आय बढ़ने से बचत बढ़ेगी। बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने से बचत को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बिना बैंकिंग सिस्टम के जो है लोग अपनी छोटी-छोटी जो बचतें होती है, उन बचतों को जो है इकट्ठा नहीं कर पाते। लेकिन अगर एक देश के अंदर बैंकिंग सेक्टर मजबूत है, तो वो लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और लोग जो है थोड़ी-थोड़ी बचतें करके जो है बैंकों के माध्यम से अपने बचत के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो अगर बचतों को बढ़ाना है तो देश के अंदर बैंकिंग सेक्टर को जो है मजबूत किया जाना चाहिए। हर एक क्षेत्र के अंदर बैंक खोले जाने चाहिए, जिससे लोग जो है आसानी से अपनी छोटी-छोटी जो बचतें होती है, उन बचतों को जो है जमा करवा सकें। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमने जो बचत पक्ष था या पूर्ति पक्ष था, उसके निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कहा था कि एक तो बचत को बढ़ाना जरूरी है, और दूसरा निवेश को। अकेली बचत अगर बढ़ेगी तो उसके कारण जो एक देश जो है और बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा, क्योंकि जब सारे लोग बचत करने लगेंगे तो मांग कम हो जाएगी। अगर मांग कम होगी तो उसके कारण जो है उत्पादकों को लाभ नहीं होंगे तो वो निवेश नहीं करेंगे। तो जो बचतें होती है वो घूम फिर के जो है अर्थव्यवस्था के अंदर वापस आनी चाहिए, और उसको वापस लाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो निवेश है, कि जो बचतें इकट्ठी हो गई उन बचतों को निवेश के माध्यम से जो है वापस इकोनॉमी में लाया जाए। तो निवेश को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है वो देखिए। जब तक हम बचत को निवेश में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम निर्धनता के दुष्चक्र को नहीं तोड़ सकते। तो निवेश को बढ़ाने के लिए हमें जो है क्या-क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले आधारभूत ढांचे में निवेश किया जाए, क्योंकि कोई भी जो प्राइवेट निवेशक होते हैं वो निवेश तभी करते हैं जब उन्हें लाभ की संभावना अधिक दिखती है, निवेश करना उनको सुविधाजनक लगता है, और किसी भी उद्योग को लगाने के लिए जिन आधारभूत सुविधाओं की जरूरत होती है, अगर वो सुविधाएं अर्थव्यवस्था में मौजूद है, तो निवेशक निवेश अधिक मात्रा में करते हैं। तो इसके लिए जो आधारभूत ढांचे में निवेश किया जाना चाहिए, जिसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर यातायात है, उसकी सुविधाएं बढ़ेंगी, सड़कों का जाल बढ़ेगा, रेलवे है जो उसका विकास होगा। इसी प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में निवेश किया जाए, बीमा क्षेत्र में निवेश किया जाए, जो बिजली है, सिंचाई है, इन सुविधाओं में निवेश किया जाना चाहिए। तो इसके दोहरे लाभ होंगे, एक तो डायरेक्टली निवेश बढ़ गया इकोनॉमी में, और दूसरा ये जो आधारभूत ढांचा जो है वो प्राइवेट सेक्टर को भी निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार अगर आधारभूत ढांचे में निवेश किया जाता है तो उसका दोहरा लाभ मिलता है। इसके कारण जो है एक तो स्वायत्त निवेश बढ़ता है, दूसरा प्रेरित निवेश है वो भी बढ़ता है। कृषि क्षेत्र के अंदर निवेश को बढ़ाया जाना जरूरी है, क्योंकि जब कृषि क्षेत्र के अंदर निवेश बढ़ाया जाएगा तो वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जब किसानों की इनकम बढ़ेगी तो वो एक तरफ जो है बचत को बढ़ाएंगे, और दूसरी तरफ जो है कृषि में सुधार के लिए नए नए निवेश करेंगे। साथ में वो औद्योगिक क्षेत्र की मांग को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। तो इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अंदर भी निवेश को बढ़ाना चाहिए। राजकोषीय नीति को निवेश के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। राजकोषीय नीति होती है सरकार की आय तथा व्यय की नीति। अब व्यय के लिए तो हमने ऊपर देख लिया कि सरकार को आधारभूत ढांचा में व्यय करना चाहिए। अब सरकार की जो आय होती है वो सरकार को टैक्स के माध्यम से आय प्राप्त होती है। लेकिन अगर सरकार ने जो शुरुआती निवेशक हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, उनसे बहुत अधिक मात्रा के अंदर अगर कर लगा दिए तो वो निवेशक निवेश करने के लिए उत्साहित नहीं होंगे। तो सरकार को इस प्रकार से राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए, करों की दर को कम रखना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक है वो निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हों। मौद्रिक नीति को भी निवेश के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति वो नीति होती है
जो एक देश की सरकार केंद्रीय बैंक के माध्यम से लागू करती है, और इसके अंदर ब्याज दरों में परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। तो ब्याज दरों को कम रखना चाहिए। अगर ब्याज दर कम होगी तो निवेशक जो है कम लागत के ऊपर जो है वित्त उधार ले सकते हैं बैंकों से, और इससे उधार लेकर के जो है वो अधिक मात्रा में निवेश करेंगे। तो मौद्रिक नीति है वो विस्तारवादी होनी चाहिए, राजकोषीय नीति है वो संकुचनकारी होनी चाहिए, तभी जो निवेश बढ़ेगा। सॉरी, राजकोषीय नीति भी विस्तारवादी होनी चाहिए कि इसमें टैक्स की दर को कम रखा जाए। वित्तीय संस्थाओं का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंकिंग क्षेत्र है या बीमा कंपनियां जो है, ये एक तरफ लोगों से बचत को इकट्ठा करती है, दूसरी तरफ निवेशकों को निवेश करने के लिए वित्त भी उधार देती है। तो अगर वित्तीय संस्थाएं अधिक मात्रा में है एक देश के अंदर, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वित्त जो उपलब्ध होगा उद्योगों के लिए, में निवेश के लिए, कृषि में निवेश के लिए, तो इससे निवेश का स्तर जो है अपने आप बढ़ेगा। विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि जब विदेशी निवेश एक देश में आएगा तो वो जो है एक प्रकार से निवेश का ही भाग होगा, तो इससे भी निवेश का स्तर बढ़ेगा। तो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अच्छा तरीका है कि उनको कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाए, उनके लिए निवेश के अनुकूल माहौल बनाया जाए, और उनके लिए निवेश करना जो है आसान बनाया जाए। नियमों कानूनों में जो है इस प्रकार के सुधार किए जाए ताकि निवेशक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने के लिए आकर्षित हों। इसके बाद है निर्धनता के जो दुष्चक्र, उसका दूसरा पक्ष है मांग पक्ष। मांग पक्ष का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है? तो एक बार आप ये देखते हैं कि मांग पक्ष जो होता है वो किस प्रकार से प्रभावी होता है, कि अर्थव्यवस्था के अंदर आय कम है, आय का स्तर कम होने के कारण मांग भी कम होगी, और अगर मांग कम है तो निवेश की प्रेरणा कम होगी, क्योंकि जब सामान बिक ही नहीं रहा तो निवेशक निवेश करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, जिससे निवेश कम किया जाएगा। और अगर निवेश कम होगा तो उससे पूंजी निर्माण कम होगा, और जब पूंजी निर्माण कम होगा तो उसके कारण उत्पादकता में कमी आएगी, और उत्पादकता कम होने के कारण आय का स्तर है वो भी कम होगा। तो इस प्रकार मांग पक्ष का ये जो दुष्चक्र ये लगातार सक्रिय रहता है। अब इसका जो मुख्य कारण है वो मांग का कम होना है, तो अगर हमें इसका समाधान करना है तो हमें मांग को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम मांग को बढ़ाने में सफल रहते हैं तो निर्धनता के दुष्चक्र के मांग पक्ष का समाधान भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना चाहिए। जब सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा तो उससे के कारण जो है वो लोगों की आय बढ़ेगी, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है लाभ से प्रेरित होकर के निवेश नहीं करता, वो समाज कल्याण के हिसाब से निवेश करता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र निवेश करेगा, लोगों की आय बढ़ेगी तो मांग का स्तर बढ़ेगा, और जब मांग का स्तर बढ़ेगा तो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी लाभ दिखाई देगा और वो भी निवेश करने लगेंगे। दूसरा, नक्शे ने संतुलित विकास की नीति के द्वारा सभी उद्योगों में एक साथ जो है निवेश करके मांग बढ़ाने का सुझाव दिया है, क्योंकि एक जो उद्योग होता है उसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो दूसरे उद्योग के अंदर जो काम धंधा करने वाले लोग हैं उनके लिए जो है मांग का कारण बनता है। अब मान लीजिए एक उद्योग है, उस उद्योग के अंदर निवेश किया गया, जैसे मान लीजिए कि एक जूता फैक्ट्री है और सारा का सारा उद्योग जो है जूता फैक्ट्री के अंदर कर दिया गया, तो जूता उद्योग के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी मांग बढ़ जाएगी, लेकिन वो सारे के सारे लोग जो है जूता नहीं खरीदेंगे। अगर वो सारे के सारे जूते नहीं खरीद रहे तो उसके कारण मांग नहीं बढ़ पाएगी। अब दूसरा उदाहरण लीजिए, एक साथ उद्योगों के जूता फैक्ट्री के अंदर निवेश किया गया, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर में निवेश किया गया, तो जब एग्रीकल्चर के अंदर भी निवेश किया गया तो वहाँ के लोगों की मांग बढ़ेगी जूतों के लिए, क्योंकि इनकम बढ़ने से वो अधिक जो मात्रा के अंदर जो जूते खरीदेंगे। तो एक तरफ जूता क्षेत्र की मांग बढ़ रही है, दूसरी तरफ जूता क्षेत्र के अंदर जो लोगों की इनकम थी वो बढ़ गई। इनकम बढ़ने के कारण वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की भी ज़्यादा मांग करते हैं। तो इस प्रकार एक जो उद्योग होता है वो दूसरे उद्योग के लिए मांग पैदा करता है। तो जब एक साथ विभिन्न उद्योगों में निवेश किया जाएगा तो सभी उद्योगों के लिए मांग बढ़ेगी। सिंगर फ्लेमिंग ने असंतुलित विकास की नीति के माध्यम से मांग बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि भी पहले उस क्षेत्र में निवेश किया जाना चाहिए जिसमें तेजी से मांग बढ़ सके, न तेजी से आय बढ़ सके लोगों की। तो जब लोगों की आय तेजी से बढ़ेगी तो जो है मांग करेंगे, और अगर मांग करेंगे तो मांग का स्तर है वो अधिक बढ़ जाएगा। तो उन्होंने पहले ये कहा कि उस क्षेत्र के अंदर निवेश किया जाना चाहिए, उन उद्योगों में निवेश किया जाना चाहिए जिनके अंदर जो कम निवेश से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके, अधिक आय का सृजन किया जा सके।
विस्तारवादी मौद्रिक नीति तथा विस्तारवादी राजकोषीय नीति के माध्यम से भी मांग को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई जाएगी तो सस्ती मौद्रिक नीति होगी, इससे सस्ता उधार मिलेगा, और सस्ता उधार मिलेगा तो लोग जो है उधार लेकर के, लोन लेकर के मांग करेंगे। इसी प्रकार से राजकोषीय नीति अगर विस्तारवादी है, यानी एक देश की सरकार करों की दर को कम रखती है तो लोगों को कम कर देने पड़ते हैं, इससे उनके पास में जब बचत अधिक हो जाती है, उनके पास में आय अधिक शेष रह जाती है, जिससे वो अधिक मांग कर सकते हैं। देश में निर्यात को प्रोत्साहन देकर के भी मांग को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब एक देश निर्यात करता है तो उसके कारण उस देश से जो वस्तुएं दूसरे देशों में जाती है, तो जब दूसरे देशों में वस्तुएं जाएंगी तो वस्तुएं बिक तो रही है, तो अगर वस्तुओं की बिक्री बढ़ेगी तो मांग का लेवल अपने आप बढ़ेगा। इसके बाद है निर्धनता के दुष्चक्र का जो पिछड़ापन था या पिछड़ेपन का जो पक्ष था, उसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। अब पिछड़ेपन का दुष्चक्र जो किस प्रकार से प्रभावी होता है वो देखिए। लोगों की आय कम होती है, और जब लोगों की आय कम होगी तो उनका जो है पोषण कम हो पाएगा, अच्छा पोषण उनको नहीं मिल पाएगा, और जब उनका पोषण सही नहीं होगा, सही भोजन उनको नहीं मिलेगा, तो उसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और जब उनका स्वास्थ्य खराब होगा तो उसके कारण जो उत्पादकता में कमी आएगी, और जब उत्पादकता कम होगी उसके कारण आय कम होगी, और कम आय जो है दोबारा से जो है कम पोषण, और उसके साथ खराब स्वास्थ्य, और उसके साथ कम उत्पादकता, इस प्रकार से जो ये जो पिछड़ेपन का दुष्चक्र है वो लगातार हावी रहता है। अब इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। पहला, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे तो शिक्षित लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होगी, उनको अच्छी आदतों के बारे में जानकारी होगी, और शिक्षित लोग जो अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे काम धंधों में लग सकते हैं, तो इसके कारण जो उनका जो पोषण का स्तर है वो निम्न था, वो निम्न स्तर से उठ करके उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, और स्वास्थ्य बेहतर होगा तो उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी तो उनकी आय है वो भी बढ़ेगी। चिकित्सा की सुविधाओं को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा चिकित्सा की सुविधाएं अवेलेबल होंगी, स्वास्थ्य उतना ही लोगों का बेहतर होगा, क्योंकि इससे जो है उनकी छोटी मोटी बीमारी है उनका तुरंत समाधान कर दिया जाता है। प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लोगों अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित हो गए, उनको अच्छा ज्ञान होगा अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, इसके कारण जो है प्रशिक्षण से उनका कौशल भी बढ़ेगा, और कौशल के बढ़ने के कारण जो मानवीय पूंजी है उसका विकास होगा। तो जो मानवीय पूंजी है उसका विकास हम प्रशिक्षण के द्वारा करेंगे, तो उससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और उनकी आय व्यय वो भी बढ़ेगी। स्वास्थ्यवर्धक वातावरण प्रदान करना चाहिए, कि पूरे देश के अंदर जो लोग हैं उनको एक अच्छा स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण मिलना चाहिए। अगर ऐसा वातावरण मिलेगा तो उनकी उत्पादकता है वो बढ़ेगी। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम आधुनिक तरह के तकनीक का प्रयोग करते हैं तो उसके कारण जो है उत्पादकता बढ़ती है, और उत्पादकता बढ़ती है तो लोगों की आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो उनका पोषण और उनका स्वास्थ्य वो भी अच्छा होगा। यातायात और संचार के साधनों का विकास करना चाहिए। किसी भी देश के अंदर यातायात और संचार के जितने अधिक साधन होंगे, उतने ही अधिक जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, उतने ही अधिक जो है चिकित्सा की सुविधाओं तक लोगों की पहुंच हो पाएगी, और उतने ही अधिक मात्रा में लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यातायात और संचार के साधनों का विकास होने के कारण लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, शिक्षा का स्तर है वो भी बढ़ेगा, चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो भी उनको आसानी से मिल पाएंगी, और जब ये सब कुछ होगा तो उसके कारण उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, उनकी आय अधिक होगी, उत्पादकता अधिक होगी। तो इस प्रकार हमारा जो ये निर्धनता का दुष्चक्र था उसका समाधान जो है कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि इस सिद्धांत की आलोचनाएं क्या है। सबसे पहले यह सिद्धांत जो है आनुभविक रूप से सही नहीं है। आनुभविक रूप का मतलब क्या है कि हमने पीछे स्टडी की और हमने देखा कि ये सिद्धांत वास्तव में उन जो है देशों पर लागू होता है या नहीं होता। तो आनुभविक दृष्टि से जब देखा गया तो ये सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कि एक देश निर्धन है तो वो सदा निर्धन बना रहेगा। लेकिन हमने पीछे विकसित देशों के एग्जाम्पल लिए थे कि जो विकसित देश थे वो शुरू के अंदर जो है अल्पविकसित थे, पिछड़े हुए थे, निर्धन थे, लेकिन उन्होंने अपने अथक प्रयासों से जो है निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ दिया है। तो ये निर्धनता का दुष्चक्र जो माना जाता है कि तोड़ा नहीं जा सकता, ये सही नहीं है। दूसरा, एक देश का विकास केवल बचत और निवेश पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उस देश का जो विकास है वो प्राकृतिक संसाधनों पर भी निर्भर करता है,
उद्यमियों के कौशल, उनकी संख्या पर भी निर्भर करता है, वित्तीय संस्थाओं की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है और एक देश की सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियों पर भी निर्भर करता है। तो इस सिद्धांत के अंदर केवल जो है विकास के लिए बचत और निवेश को ही जिम्मेवार माना गया है, जबकि प्राकृतिक संसाधन है, उद्यमी है, वित्तीय संस्थाएं या आर्थिक नीतियां, ये भी आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। तो इन सब आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का इस सिद्धांत में उल्लेख नहीं किया गया है। इस सिद्धांत की ये बात सही नहीं लगती कि अविकसित देशों में विकास न होने के कारण बचत का कम होना, यानी बचत का स्तर उनमें कम होता है, इसके कारण उनका विकास नहीं हो पाता। बहुत सारे अगर हम अविकसित देशों की बात करें तो उनमें बचत का जो स्तर होता है वो विकसित देशों की तुलना में भी अधिक होता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो बचत का स्तर है वो 25% से भी अधिक है और ये जो स्तर है वो बहुत सारे विकसित देशों से बहुत अधिक है। लेकिन फिर भी ये जो है भारत को अविकसित या विकासशील बनाए हुए हैं, भारत जो है विकसित नहीं है। तो अविकसित या विकासशील देश होता है उनमें बचत की स्तर अधिक होने के बाद भी जरूरी नहीं कि वो विकास कर पाए। इसका मतलब जो बचत है वो एकमात्र साधन नहीं है जो कि विकास को प्रभावित करता है। दूसरा, ये इस बात का संकेत नहीं है कि बचत का स्तर जो अधिक होगा तो देश विकसित होगा और बचत का स्तर कम होगा तो देश अविकसित होगा, क्योंकि बहुत सारे विकसित देशों में बचत का स्तर है वो कम होता है। यह सिद्धांत विश्लेषण की दृष्टि से भी सही नहीं है, क्योंकि इसने जो दो चीजों को एक ही माना है। एक तरफ उन्होंने कहा निर्धनता और जो गतिहीनता है वो दोनों एक समान है, लेकिन दोनों अलग अलग है। गतिहीनता का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जब परिवर्तन नहीं हो रहे, एक जिस दर से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी उसी दर से आगे बढ़ रही है। लेकिन गतिहीनता विकास के स्तर पर भी हो सकती है कि एक देश जो उसने विकास को प्राप्त कर लिया, लेकिन विकास को प्राप्त करने के बाद उस देश के अंदर एक उच्च स्तर के ऊपर जाकर के विकास दर या जो आर्थिक गतिविधि है वो स्थिर हो गई है, तो इसका मतलब वो निर्धन तो नहीं है। और निर्धनता जो होती है वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ज्यादा परिवर्तन ना होते हों, लेकिन वो बिल्कुल गतिहीनता नहीं होती है, उसमें भी कुछ न कुछ जो है चेंजेस होते रहते हैं। तो इस प्रकार निर्धनता और गतिहीनता दोनों अलग अलग चीज है। गतिहीनता के अंदर उच्च स्तर के ऊपर जाकर भी स्थायित्व आ सकता है और निर्धनता में हमेशा ही अगर स्थायित्व है तो वो निम्न स्तर पर होता है। तो गतिहीनता और निर्धनता दोनों अलग अलग चीजें हैं, जबकि इस सिद्धांत के अंदर दोनों को एक ही माना गया है। तो इस प्रकार ये सिद्धांत जो विश्लेषण की दृष्टि से सही नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार जब तक एक देश विदेशी पूंजी को प्राप्त नहीं करेगा तब तक उस देश के अंदर जो है बचत और निवेश का स्तर नहीं बढ़ सकता, उस देश के अंदर विकास नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जरूरी नहीं कि भी एक देश को अगर विकास करना है तो विदेशी पूंजी ही उसके लिए एकमात्र साधन हो। बिना विदेशी पूंजी के या बिना विदेशी सहायता के भी एक देश जो है विकास कर सकता है। इस सिद्धांत में माना गया है कि जब तक आय में वृद्धि नहीं होगी तब तक निवेश को नहीं बढ़ाया जा सकता। किंतु कई बार ऐसा होता है कि लोगों उस देश के अंदर आय का स्तर भी नीचा होता है, लेकिन कोई विशेष क्षेत्र की खोज के कारण या विशेष प्रकार के संसाधनों की खोज के कारण जो है कम आय के स्तर पर भी जो है एक देश निवेश बढ़ा सकता है और अपने देश का विकास कर सकता है। जैसे अरब देश जो पहले गरीब थे, लेकिन जब उन्होंने अपने यहाँ पर एक संसाधन पेट्रोलियम पदार्थ को खोजा है तब वो देश जो है अमीर बन गए। अब देखिए वहां पर पहले आय का स्तर कम था, आय के स्तर के ऊपर जो है प्राकृतिक संसाधन न होने के कारण वह निवेश के कोई विशेष अवसर नहीं थे, वो गरीब बने हुए थे। लेकिन जैसे ही उनके पास में एक अवसर आया कि हम अपने यहाँ से जो है पेट्रोलियम पदार्थों का प्रोडक्शन करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसी आय के स्तर के ऊपर जो है उन्होंने अधिक निवेश कर दिया और अधिक निवेश के कारण वो जो आज अमीर बन चुके हैं। तो इस प्रकार बिना आय के बढ़े भी निवेश को बढ़ाया जा सकता है अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले तो। निर्धनता के दुष्चक्र को किसी भी एक तत्व अर्थात आय, बचत, निवेश, पूंजी निर्माण, उत्पादकता को बढ़ा करके तोड़ा जा सकता है। जो नर्कसे ने कहा था कि अगर हम बचत या निवेश बढ़ाएंगे तो ही जो है निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर आप पूंजी निर्माण को बढ़ा देते हो या अगर किसी भी वजह से उत्पादकता बढ़ जाती है तो उनमें से किसी भी एक तत्व में परिवर्तन के कारण जो है इस दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। अगर आय बढ़ गई तो बचत बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, पूंजी निर्माण बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और दोबारा से आय बढ़ जाएगी। अगर बचत बढ़ गई तो निवेश बढ़ेगा, पूंजी निर्माण होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। अगर निवेश अधिक हो गया, पूंजी निर्माण अधिक हो गया या उत्पादकता बढ़ गई तो भी इसी प्रकार से निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है।
तो इसके साथ हमारा जो है ये लेक्चर है वो समाप्त होता है। थैंक यू।